हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं हूँ राकेश चौरे और आज के हमारे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर। थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दूंगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको हम आगे कंटिन्यू भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जिसमें थोड़ा सा स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में रहेगा। फिर थोड़ा सा एनएमआर के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि एनएमआर समझ में आएगा तो ही कार्बन 13 एनएमआर समझ में आएगा। तो थोड़ा सा एनएमआर के बारे में समझाऊंगा, उसका प्रिंसिपल बताऊंगा। फिर कार्बन 13 एनएमआर के बारे में हम पढ़ेंगे और साथ ही कार्बन 13 एनएमआर के एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। और क्योंकि जो पॉपुलर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसलिए हम डिफरेंशिएट करेंगे कार्बन 13 और 1H एनएमआर के बीच में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आसानी से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, इट इज जस्ट द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और मैटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाती है। अब जब मैटर और ईएमआर के बीच में इंटरेक्शन होगा तो या तो इमिशन होगा या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ स्टडी जो होगी वो इमिशन और एब्जॉर्प्शन की स्टडी की जाएगी। किसके? लाइट के। यानी लाइट का या तो इमिशन होगा या फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो लाइट के एब्जॉर्प्शन और इमिशन के ऊपर बात की जाएगी यहाँ पे। ओके। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। लाइट के पास होती है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। देखिए, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, और किसी की अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यानी द फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। यानी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के अपोजिट होती है। तो जब स्पेक्ट्रोस्कोपी की हम बात करते हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और जो पार्टिकल्स है यूनिवर्स का, कोई भी पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयंस, इनके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है ईएमआर का, वही हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है प्ले। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी का? तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो किसी भी एलिमेंट को या किसी भी कंपाउंड को, या कंपाउंड में मौजूद एटम और मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करने में और इल्यूसिडेट करने में यूज होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मेजरमेंट है एब्जॉर्ब्ड और एमिट रेडिएशन के थ्रू किया जा सकता है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल में ने या किसी भी एटम ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब की या कितनी लाइट एमिट की, इस हिसाब से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेजरमेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या है? आईआर, एनएमआर, रेडियो फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर आते हैं। तो जब भी इन रेडिएशंस को किसी सैंपल से पास करते हैं, तब वो सैंपल जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो सैंपल रहेगा वो क्या करेगा, उस
रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद स्पेक्ट्रम शो करेगा। तो इस तरह से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल बता सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एनएमआर की। तो एनएमआर क्या होता है? एनएमआर का मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का मतलब, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर देते हैं। न्यूक्लियर या इसका मतलब न्यूक्लियाई, मैग्नेटिक रेजोनेंस, तो किसी न्यूक्लियाई को यदि कोई मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो रेजोनेंस करने लगता है, घूमने लगता है। रेजोनेंस का मतलब घूमना। जैसे आपने देखा होगा कि बेंजीन में रेजोनेंस होता है। तो बेंजीन में रेजोनेंस होता है का मतलब क्या है कि बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है, यानी जो डीलोकलाइज बॉन्ड है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर रहा है। और मोशन करने के कारण जो बेंजीन है उसके अंदर रिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि वो जो बॉन्ड है वो घूम रहे हैं। लोकलाइज नहीं, डीलोकलाइज, यानी जो पाई बॉन्ड है वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। और इस प्रोसेस को ही कह रहे हैं रेजोनेंस। तो यहाँ भी वही चीज है, जो न्यूक्लियाई है वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में घूमेगा, तो इसे ही हम एनएमआर कहेंगे। तो क्या सारे न्यूक्लियाई घूमेंगे? नहीं, सारे न्यूक्लियाई नहीं घूमेंगे। ऐसे न्यूक्लियाई घूमेंगे क्योंकि हमको मालूम है, देखो न्यूक्लियाई में क्या होता है। न्यूक्लियाई में एक प्रोटॉन, एक नहीं यानी जितने भी प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। अब अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। यानी क्योंकि हमको वो फॉर्मूला पता है ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक न्यूक्लियाई के पास क्या है, एक प्रोटॉन होता है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है ना। तो अगर न्यूट्रॉन होगा तो न्यूट्रॉन उसके साथ प्लस हो जाएगा और वो फिर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। तब उसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके मॉलिक्यूलर वेट बनाते हैं। तो हम जो बात कर रहे थे कि भाई जो न्यूक्लियाई होगा, वो न्यूक्लियाई क्या करेगा, रोटेट कब करेगा, जबकि उसके पास ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों में से कोई एक जो है वो ऑड नंबर में होना चाहिए। अगर इवन होंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रोटेट नहीं करेगा। जैसे अगर हीलियम का एक एटम है और इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो ये रोटेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास है दो प्रोटॉन्स। तो इवन नंबर हो गए प्रोटॉन्स के। तो दो प्रोटॉन है इसके पास और दो न्यूट्रॉन भी है इसके पास। तो इवन नंबर हो जाने की वजह से या तो न्यूट्रॉन ऑड हो या फिर प्रोटॉन ऑड हो। तो जैसे कोई एग्जांपल हम बता सकते हैं जहाँ पे कि न्यूट्रॉन ऑड होगा और प्रोटॉन, तो कार्बन 13 सबसे बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ अगर आप प्रोटॉन देखेंगे तो प्रोटॉन आपके पास मिलेंगे सिर्फ 12, लेकिन यहाँ जो है, सॉरी, प्रोटॉन आपके पास मिलेंगे सिर्फ 6, लेकिन यहाँ जो है न्यूट्रॉन मिल जाते हैं 7। तो इस तरह से नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो कैसे हो जाते हैं, ऑड हो जाते हैं। इसी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड में रेजोनेंस करता है, और मैग्नेटिक फील्ड में रेजोनेंस करने के कारण ये रोटेट होने लगता है, और रोटेट होने के कारण ये सिग्नल देता है। अब जब ये रोटेट होगा तब ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनएमआर में यूज होती है वो होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि एनएमआर में यूज होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी है। तब आपको बताना है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग किया जाता है। तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब इसके बारे में अगर डीपली पढ़ना है तो मैं नीचे एक लिंक शेयर कर दूंगा जिसमें मैंने एनएमआर के बारे में सब कुछ बताया है। उसको आप देख के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं एनएमआर।
तो अब बात कर लेते हैं हम केमिकल शिफ्ट की। केमिकल शिफ्ट होती क्या है? ये एनएमआर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और केमिकल शिफ्ट के थ्रू ही हम एनएमआर के स्पेक्ट्रा का इंटरप्रिटेशन कर पाते हैं। तो केमिकल शिफ्ट जो होती है, ये लार्मर फ्रिक्वेंसी से एसोसिएटेड होती है, जो कि न्यूक्लियर स्पिन पर डिपेंड करती है। और हमने आपको पहले ही बताया कि न्यूक्लियर स्पिन जो होगी वो एक इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर स्पिन और उसका जो केमिकल इन्वायरमेंट इन द सेंस कि वो किस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है। क्या वो शील्डिंग कर रहा है, क्या वो डी कर रहा है? शील्डिंग डी से मतलब, शील्डिंग का मतलब है कि क्या वो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियाई प्रोटेक्टेड है। अगर वो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियाई प्रोटेक्टेड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फील नहीं करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड फील नहीं करेगा, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो फील नहीं करेगा, तो फिर सिग्नल्स प्राप्त नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से। तो इस तरह से शील्डिंग और डी शील्डिंग को हम बता सकते हैं। डी शील्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे उसके सराउंड, उस न्यूक्लियर के सराउंड कम रहेंगे। इस वजह से उस पर जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट पड़ेगा, और वो सिग्नल इजीली देगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक केमिकल का नाम हमने लिखा है जो है टेट्रा मेथाइल सिलेन। ये जो टेट्रा मेथाइल सिलेन, यानी इसको टीएमएस भी कहा जाता है, ये एक स्टैंडर्ड कंपाउंड होता है जो कि केमिकल शिफ्ट डिटरमाइन करने के लिए जरूरी होता है एनएमआर में, और जिसकी वैल्यू होती है 0 ppm। तो केमिकल शिफ्ट जो होती है बेसिकली एक स्केल से की हेल्प से ली जाती है, और वो स्केल कहलाता है डेल स्केल। तो यहाँ पे हमने जो है ये डेल स्केल यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ये डेल टीएमएस यानी इसकी जो वैल्यू है टेट्रामेथाइल सिलेन की, ये 0 ppm है। 0 ppm क्यों आ रही है? उसका रीजन है उसका ये स्ट्रक्चर। ये इसका स्ट्रक्चर SiCH3 होल 4, यानी Si के साथ 4 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। और जो सिलिकॉन होता है, ये एक तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है ही है, एक इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है ही है, साथ में इसके चारों तरफ मिथाइल ग्रुप जुड़ जाने की वजह से ये और भी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। यानी इसके न्यूक्लियाई के आसपास और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखाई देने लगेंगे, और भी जब इसके आसपास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये जो डी शील्ड ये शील्डेड हो जाएगा, और जब ये शील्डेड हो जाएगा तो ये इसकी जो पीक है वो 0 ppm पर दिखाई देगी। तो केमिकल शिफ्ट में जो है वो रेफरेंस कंपाउंड टीएमएस लिया जाता है। अब केमिकल शिफ्ट के अंदर जब केमिकल्स का मेजरमेंट किया जाता है, तो जनरली जो 1H NMR होते हैं उसमें न्यूक्लियाई जो रहता है वो सिंपली 1H NMR वाला जो भी कंपाउंड है वो ले लिया, और साथ में टीएमएस उसका एक रेफरेंस कंपाउंड ले लिया जिसके थ्रू पीक्स आएगी। तो टीएमएस की जो वैल्यू है वो तो 0 पे ही आएगी, और बाकी जो कंपाउंड रहेगा वो अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली इन द सेंस कि उसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो उस केमिकल कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर डिपेंड करेगी, या अनसेचुरेटेड जो ग्रुप्स हैं जैसे C डबल बॉन्ड O एरोमेटिक ग्रुप, इनके ऊपर डिपेंड करेगी कि वो, क्योंकि ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है
वो न्यूक्लियर के आसपास से कम करेंगे, और जब ऐसा करेंगे वो, तो जो कंपाउंड है वो डीशिल्डेड हो जाएगा और वो अपनी पीक जीरो से दूर देगा। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होंगे वो डाउन फील्ड की तरफ जाएंगे। अभी अप फील्ड और डाउन फील्ड क्या होता है, तो ये अनसेचुरेटेड ग्रुप भी जो होंगे वो डाउन फील्ड की तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये और ये सारी चीजें आपको 1H NMR में दिखाई देगी, क्योंकि ये जो केमिकल शिफ्ट है 1H NMR में जो स्केल होता है, डेल स्केल जो होता है, वो 0 ppm से लेके 10 ppm के बीच में होता है। और इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला जो एरिया है, ये एरिया कहलाता है डाउन फील्ड। और इधर वाला जो एरिया है, इधर वाला जो एरिया, ये वाला जो एरिया है, ये कहलाता है अप फील्ड। ये कहलाता है अप फील्ड। तो डाउन फील्ड और अप फील्ड, अप फील्ड में शील्डिंग होगी, यहाँ पे जो है शील्डिंग होगी, और यहाँ पे जो है डी शील्डिंग होगी, यानी डी शील्डिंग। तो अब अकॉर्डिंगली काम चलेगा, जब जैसा जो कंपाउंड जुड़ा होगा, जितना ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होगा, उसकी डी शील्डिंग उतनी ज़्यादा होगी और उतनी पीक उसकी उसकी दूर प्राप्त होगी। तो इस तरह से केमिकल शिफ्ट हम डेल स्केल की सहायता से निकाल सकते हैं। तो भाई ये केमिकल शिफ्ट की बात तो हमने कर ली, अब हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। एनएमआर का प्रिंसिपल क्या है? तो एनएमआर का प्रिंसिपल भी उसी पर बेस्ड है कि सारे न्यूक्लियाई, देखो ये तो हम जानते हैं कि सारे न्यूक्लियाई इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, लेकिन सारे न्यूक्लियाई स्पिन नहीं करते, घूमेंगे नहीं सारे न्यूक्लियाई, कुछ ही न्यूक्लियाई घूमेंगे। और घूमेगा कौन? स्पिन वही करेगा जिसके पास ऑड नंबर में प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन होंगे। तो एनर्जी ट्रांसफर कब होगा? जब हम कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे। जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाने के कारण क्या हुआ कि एनर्जी ट्रांसफर हुई, यानी वो जो न्यूक्लियाई है उसने एनर्जी ली, और एनर्जी लेके वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गया, और फिर सिग्नल मिलेंगे। तो ज्यादा एनर्जी हो जाने की वजह से वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। तो ऐसे ही जब हम केमिकल शिफ्ट पढ़ रहे हैं, तब हमने वहां देखा है कि दो चीजें होती थी वहां पे, शील्डिंग और डी शील्डिंग। शील्डिंग यानी जो इलेक्ट्रॉन्स उसके न्यूक्लियाई के सराउंड है, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आने से रोकते हैं, जिस वजह से जो न्यूक्लियाई है वो स्पिन नहीं कर पाता है, या बहुत कम स्पिन करता है। और वैसे ही जो डी शील्डेड है, वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जिस वजह से मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस तक पहुंचता है, और वो न्यूक्लियस रोटेट करने लगता है, यानी वो ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। इसलिए उसकी जो पीक्स है वो 10 ppm के आसपास आती है, वो डेल स्केल। तो वही चीजें यहाँ पे है कि जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हम देते हैं किसी न्यूक्लियस को, तो वो अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में या हायर एनर्जी लेवल पे जाने लगता है। तो सारे, जैसा कि हमने बताया कि सारे न्यूक्लियस जो न्यूक्लियाई होंगे, ये क्या रहेंगे? इलेक्ट्रिकली चार्ज रहेंगे, और इनके पास, सारों के पास स्पिन नहीं होगी। और जो एनर्जी का ट्रांसफर है, ग्राउंड लेवल से हायर लेवल एनर्जी लेवल पर जाएगा। कब? जबकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है, ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर होगा, जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी। रेडियो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ईएमआर होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी, जिसके साथ वो वेवलेंथ मैच करेगी, जिस पर की एनर्जी ट्रांसफर होगा। और ये जो एनर्जी निकलेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी और जो ग्राउंड स्टेट पर जो एनर्जी थी उसकी फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल होंगी। इन सिग्नल्स को मेजर करने के बाद हम एनएमआर के स्पेक्ट्रा को
इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर, जो कि कार्बन 13 NMR है। अब देखिए, ये जो कार्बन 13 NMR है 1H NMR से बिल्कुल अलग है। तो कार्बन 13 NMR में बेसिकली क्या है, इसमें जो सिग्नल्स हैं वो स्प्लिट नहीं होते। 1H NMR में स्प्लिटिंग दिखाई देती है, लेकिन कार्बन 13 में इस पे स्प्लिटिंग दिखाई नहीं देती है। तो सबसे बड़ी चीज तो क्या हमको पता करना है या हमको बताना है, वो ये बताना है कि ये जो कार्बन 13 है क्या। तो ये जो कार्बन 13 है ना, ये एक बेसिकली एक आइसोटोप है। किसका? कार्बन का। कार्बन के जो तीन आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इसमें से कार्बन 12 तो आप जानते हैं, इसमें से आप कार्बन 12 जानते हैं, क्योंकि लगभग सभी जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन 12 रहता है। 99% जो है नेचर में कार्बन 12 पाया जाता है। और कार्बन 13 जो होता है वो 0.9% रहता है, और 0.1% जो है कार्बन 14 मिलता है। कार्बन 14 का जो यूज है ये एज पता करने में करते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो पुरानी रॉक्स की या पुरानी जो भी मूर्तियां मिलती हैं उनकी एज पता करने के लिए कार्बन 14 का यूज करते हैं। तो ये आइसोटोप्स हैं। और आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनका जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जिनका मास डिफरेंट होता है, वो कहलाते हैं आइसोटोप। इनका एटॉमिक नंबर सेम है, तो तीनों का एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन तीनों का मास अलग अलग है, 12, 13, 14। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो अलग अलग हैं। अगर हम पहले वाले कार्बन की बात करें, ये हमारा पहला कार्बन है, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे, क्योंकि हमने बताया कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉन को भी बताता है कि भाई 6 एटॉमिक नंबर है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे, इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब 6 प्रोटॉन है। ठीक है जी। अब क्योंकि हमको इसमें से न्यूट्रॉन पता करना है कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इसका एटॉमिक मास है, इससे हम एटॉमिक मास से हम जो एटॉमिक नंबर है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पता चल जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो पता चल जाते हैं, कहाँ से? एटॉमिक नंबर से। जैसे यहाँ हमने बताया कि भाई इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका 6 है। पर न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका मास जो रहेगा उससे हम प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, तो हमको न्यूट्रॉन मिल जाएंगे। यानी कार्बन 12 में न्यूट्रॉन कितने हैं? कार्बन 12 में न्यूट्रॉन है 6। ऐसे ही कार्बन 13 में देखिए, फिर 13 को माइनस कर दीजिए 6 से, कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 7। ठीक है। ऐसे ही 14 को माइनस कर दीजिए 6 से, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब देखिए, हमने शुरू में बताया कि एनएमआर सिग्नल वही मिलेंगे जहां पे कि ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होने चाहिए न्यूक्लियाई के पास। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इवन नंबर है 6, यहाँ देखिए यहाँ भी इवन नंबर है 8, यहाँ ऑड नंबर है न्यूट्रॉन्स का। ये सारे न्यूट्रॉन्स निकाले हमने, 6, 8 और 7, ये सब क्या है? न्यूट्रॉन्स है। तो यहाँ जो कार्बन 13 वाला जो कार्बन है,
ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन में, ये वाला जो कार्बन है, इस वाले कार्बन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 7। यानी न्यूट्रॉन कैसे हैं? न्यूट्रॉन है ऑड। और जब न्यूट्रॉन ऑड है, तब ये क्या करेगा? ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये न्यूक्लियाई रोटेट करेगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भाई हमारे पास तो 99% कार्बन 12 है, यानी जहाँ जितने भी ज्यादातर जो कार्बन मिलेंगे वो सब कार्बन 12 मिलेंगे, कार्बन 13 तो बहुत कम मिलेंगे। तो इस एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही बात रहेगी कि ये जो रहेगा कार्बन 13 को पहले, यानी अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड रखा है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कार्बन रोटेट होने लगा, किसी कार्बन का न्यूक्लियर रोटेट होने लगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये जो कार्बन है ये कार्बन 13 कार्बन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन 12 क्यों नहीं ले रहा है या कार्बन 14 क्यों नहीं ले रहे हैं, कार्बन 13 ही ले रहे हैं। और ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये थोड़ी सी रेयर रहेगी, ये हर जगह काम नहीं आएगी। जैसे 1H एनएमआर हर जगह काम आता है, कार्बन 13 एनएमआर हर जगह काम नहीं आएगा, कुछ केसेस में ही काम आएगा, है ना। और कार्बन 13 एनएमआर की सबसे बड़ी बात क्या रहेगी? जैसे 1H एनएमआर की बात रहती है कि उसमें हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकाल पाते हैं, कार्बन 13 में हम नंबर ऑफ कार्बन निकाल पाएंगे। पर कौन से कार्बन? ऐसे कार्बन जो कि कार्बन 13 है, वो कार्बन 12 वाले कार्बन नहीं निकाल पाएंगे। तो और कार्बन 13 एनएमआर में क्या हो रहा है? तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल दिखेंगे जिसमें कि नॉन इक्विवेलेंट कार्बन सिग्नल देंगे। नॉन इक्विवेलेंट कार्बन, इक्विवेलेंट नहीं देंगे। जो कार्बन इक्विवेलेंट होंगे या नॉन इक्विवेलेंट होंगे, वो एनएमआर के सेम प्रिंसिपल के हिसाब से डिटरमाइन किए जाएंगे, जो कि प्रोटॉन एनएमआर में हमने डिस्कस किया था। तो हमको ऐसे कार्बन देखना होता है जो कि सेम एनवायरनमेंट में हो, सिमेट्री के हिसाब से। और अगर वो नहीं है सिमेट्री के हिसाब से सेम एनवायरनमेंट में, तब वो नॉन इक्विवेलेंट कहलाएंगे। और ऐसी कंडीशन में दो सिग्नल्स दिखाई देंगे, दो सिग्नल मिलेंगे। अब एक एग्जांपल के तौर पे कार्बन 13 एनएमआर को हम समझाते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। अब ये एग्जांपल हमने लिया हुआ है प्रोपेन 1 ऑल का। तो इसमें आप देखें, ये ये जो है जीरो पर टीएमएस की पीक आ रही है, जीरो पर ये। फिर अब देखिए ये जो स्केल रहेगा, अब यहाँ पे जो केमिकल शिफ्ट है, डेफिनेशन तो सेम रहेगी पर स्केल चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1H एनएमआर का एरिया ब्रॉडर है। ब्रॉडर है इसका मतलब जो पीक है वो कम, बहुत ही कम क्वांटिटी में भी पीक हमको मिल जाएगी, इसलिए 0 to 10 के बीच में हमको पीक मिल जाती है। इसका एरिया बहुत स्मॉलर है, क्योंकि इसके एक तो अबंडेंस ही इतनी नहीं है, ओनली 0.1% ये हमको मिल रहा है। तो इतनी कम अबंडेंस के कारण इसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। अब ये 0 से 10 के बजाय 0 से 220 के आगे तक भी जाता है। तो इसलिए आप देख रहे होंगे स्केल में जो है 200 ppm तक का स्केल हम दिखा रहे हैं। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रम किसका है? ये प्रोपेन 1 ऑल का है, प्रोपेनॉल का, CH3 CH2 CH2OH का। तो इसमें टीएमएस जो है वो 0 पे मिल रहा है। अब देखिए, अब 3 कार्बन है किसमें? CH3 CH2 CH2OH में। इस कंपाउंड में 3 कार्बन है, ठीक है। अब इन 3 कार्बन्स को
एक पहला वाला जो कार्बन है इसको बोल दिया ए, ये पहला कार्बन, दूसरे कार्बन को बोल दिया बी, तीसरे कार्बन को बोल दिया सी। अब ऐसा क्यों बोल दिया भाई, ए बी सी क्यों कर दिया? तो उसका रीजन ये है कि पहला जो यानी OH के पास जो कार्बन है, ये कार्बन सी कार्बन कहला रहा है। वो इसलिए कहला रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से इस कार्बन में जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कम हो जाएगी, और इसकी पीक उतनी ज्यादा दूर दिखाई देगी, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहे 64.3 पे। दूसरा बी कार्बन, क्योंकि ये भी ए कार्बन के थोड़ा नजदीक है, और यह भी थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस एटम की वो अपने पास फील करेगा, यानी ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उतने नहीं कर पाएगा जितना इस पहले सी कार्बन के लिए कर पा रहा था, उतना नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो फील करेगा। इस वजह से इसका एनवायरनमेंट में भी थोड़ा सा चेंज रहेगा, जिस वजह से इसको कार्बन बी कहा, और इसकी भी पीक जो है थोड़ी सी जीरो से दूर की तरफ आएगी, जैसे कि यहाँ पे आ रही है 25.9। ए कार्बन जो है ये बिल्कुल भी फील नहीं करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो इफेक्ट है, वो फील नहीं कर पाएगा, और इसके पास इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो काफी मात्रा में है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करेंगे यानी शील्ड करेंगे। इस वजह से इसकी जो पीक है काफी नजदीक आएगी जीरो के। तो इस तरह से प्रोपेनॉल में कार्बन 13 NMR को हम दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी केमिकल शिफ्ट पे। कार्बन 13 NMR की केमिकल शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था वो केमिकल शिफ्ट वाला ही था, यानी जो जो स्पेक्ट्रा था उसमें हम केमिकल शिफ्ट के थ्रू ही स्पेक्ट्रा देख पा रहे थे। तो कार्बन 13 NMR का जो केमिकल शिफ्ट है वो 1H NMR जैसा ही है, यानी वहां पे भी रेफरेंस कंपाउंड जो रहता है वो TMS ही रहता है, जिसकी 0 ppm पर रीडिंग आती है। तो इस जो पीक है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो रेफरेंस है, उसकी हमको जरूरत नहीं है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ज्यादातर जो ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो 0 से 220 ppm तक में अपनी पीक दिखा देते हैं, दे देते हैं। और यहाँ पे जो कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्ट रहेगा, जैसे कि अभी हमने बताया था प्रोपेनॉल में पहला वाला जो सी कार्बन था वो OH से कनेक्टेड था, O से कनेक्टेड था, तो वो डाउन फील्ड की तरफ यानी ज्यादा वैल्यू की तरफ, हायर एनर्जी वाले वैल्यू की तरफ वो क्या करेगा, रिजोनेट करेगा, रोटेट करेगा, और इस वजह से उसके सिग्नल 200 ppm वाले रीजन की तरफ आएंगे। तो जो कार्बोनाइल कंपाउंड होता है उसके जो रिजल्ट आते हैं वो 200 ppm के आसपास दिखाई देते हैं। तो इस तरह से कार्बन 13 NMR के स्पेक्ट्रम को हम समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की। कार्बन 13 NMR का उपयोग कहाँ कहाँ पे है? कार्बन 13 NMR को CMR भी बोलते हैं, और ये एक नॉन इन्वेसिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, यानी इसमें कंपाउंड का बिल्कुल भी मिस यूज या खराब नहीं होता है कंपाउंड, यानी एक बार यूज करने के बाद दोबारा भी हम कंपाउंड का यूज कर सकते हैं, इसी वजह से इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक बोल रहे हैं। तो बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसका यूज इन विवो एनालिसिस में होता है, जिस वजह से जिसके कारण जो टिश्यूज हैं उनको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो इन विवो और इन विट्रो दो चीजें हैं। इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर।
तो बॉडी के अंदर भी हम इसका यूज करवा सकते हैं और टिश्यू इसमें से बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे। CMR की जो केमिकल शिफ्ट की रेंज है वो 0 से 240 ppm के बीच में है, जिस वजह से 1H NMR के कंपैरिजन में इसकी जो रेंज है वो वाइडर है, ज़्यादा बड़ी है ना। जिस वजह से सेपरेशन इजी हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है केमिकल कंपाउंड का। कार्बन 13 जो होता है वो उसकी जो सिग्नल इंटेंसिटीज होती हैं उसका उपयोग हम सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में कर सकते हैं, क्योंकि सिग्नल इंटेंसिटी उसकी बहुत हायर होती है, जिस वजह से वो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म में काम आता है, उनको ट्रेस करने में काम आता है। CMR टेक्निक जो होती है वो ड्रग की प्योरिटी ड्रग की प्योरिटी के लिए यूज कर सकते हैं, और हायर मॉलिक्यूलर वेट जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं या पॉलीमर का जब सिंथेसिस होता है तो ऐसे पॉलीमर्स की कंपोजिशन, जो हायर मॉलिक्यूलर वाले पॉलीमर्स होंगे इनके कंपोजिशन को डिटरमाइन करने में भी CMR यानी कार्बन 13 NMR इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात कर लेते हैं कार्बन 13 और 1H NMR में डिफरेंस क्या है। तो कार्बन 13 और 1H NMR में डिफरेंस है कि 1H NMR जो होता है वो हाइड्रोजन को डिटरमाइन करने के काम आता है, किसी मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और जबकि कार्बन 13 NMR जो होता है वो कार्बन एटम्स को डिटरमाइन करने में काम आता है। ये मेजर डिफरेंस है इनके बीच में। तो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वो समझ आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।